सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक, भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? देखिए, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद लोकतंत्र है। जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी की ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ भीड़ है, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा है। क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इससे प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ जनता की शक्ति, अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसमें 3 अंतः संबंधित अर्थ निहित है। पहला, यह निर्णय लेने की विधि है। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। तथा तीसरा, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप माना जाता है। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ को भी जोड़ा जाता है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हों। दूसरा, लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन कौन से? देखिए, आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को स्वीकार किया गया है। सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र और चौथा आपका नैतिक लोकतंत्र। इस प्रकार अलग अलग रूपों में इसकी अवधारणाओं को धारण किया गया है। उसके बाद में राजनीतिक लोकतंत्र की बात करें तो राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। उदारवादी विचारधाराओं ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया। पहला, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र तथा दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण और उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। उसके बाद में यदि अध्ययन करें, इसी कड़ी में आगे देखें तो अगला आपका है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। बात करते हैं प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र की। दूसरा, ये लोकतंत्र शासन के उपभेद हैं। प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है प्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र में भी मुख्यतः 2 रूप प्रचलित है। पहला संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है, यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है और राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। बात करते हैं जनता शासन की, जो सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। उसके बाद में अगली कड़ी में यदि हम देखें तो आपका
सामाजिक लोकतंत्र समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में यदि समझे तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में सम्मान समझना चाहिए। हर्नस के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। इस प्रकार धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं और आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान में सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक लोकतंत्र में लोकतंत्र की चर्चा की, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र में सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। नैतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा गया है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना गया। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे का विशेष महत्व है क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होती तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए। शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं। लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, दूसरा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत का दृष्टिकोण, तीसरा लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय यानी अभिजन वर्गीय सिद्धांत का दृष्टिकोण, अगला आपका लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस प्रकार इन दृष्टिकोणों के आधार पर इनका अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद में यदि हम अगली कड़ी के अंतर्गत यदि देखें तो आपका आता है लोकतंत्र का परंपरागतवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा गया। होब्स, लोग, रूसो, बेंथन, जे.एस. मिल्टी एन ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हार्बर्टन, स्पेसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत है उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताओं एवं लक्षण निम्नलिखित है। पहला, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। दूसरा, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। तीसरा, शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधान के अनुसार होना चाहिए अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है तो सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र ट्रस्टी होनी चाहिए। बात करते हैं शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम की, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए तथा शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। इस प्रकार आगे इसी कड़ी के अंतर्गत यदि हम समझे तो आपका अगला आता है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र में के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है और लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास
एच जेलोस्की, अर्नेस्ट वार्कर, विस्टर पोलैंड, GDL कोच डिग्वी आदि ने किया था। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है, जो अपनी प्रकृति के से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादी ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इसे व्यवहारिक रूप लैटिन स्टाइल से के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे कि लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण यदि हम देखें तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों के में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था को वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकारों की, तो संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए गए। पहला प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। और नौसा का कथन है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा शासक है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। अर्नोस का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती है और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की व्यवस्था केवल छोटे काम तथा जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य और इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे देखते हैं कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। JS मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी है। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहले लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। दूसरा लॉर्ड वाइस के अनुसार कहा था लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। ये डाइस ने कहा था। उसके बाद में आता है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है। ये सिले ने कहा था। बात आती है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ये बात अब्राहम लिंकन द्वारा विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें तो जनता का शासन की एक ही प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से यह इस प्रकार किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। जनता द्वारा निर्मित शासन की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र शासन एक साधन साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है: व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा तथा सार्वजनिक हित की वृद्धि, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है। लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति
की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती तो जनता उसे बदल सकती है। लोकतंत्र विकासशील शासन है। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की गई अवस्थाओं से गुजरी। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया। इससे विकास का परिणाम यह हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता का समानता तथा संवैधानिक शासन विधि से परिबल दिया था, वहां अब सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजामंडल के दो प्रमुख रूप है, संसदात्मक शासन तथा अध्यात्मक शासन। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली और द्वितीय का आदर्श उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक व आध्यात्मिक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। बात करते हैं इसी क्रम के अंतर्गत आगे तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र का आलोचना परीक्षण। एक और बर्फ जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे श्रेष्ठ शासन माना है। लोकतंत्र के प्रमुख गुणों की बात करें तो उससे पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हमें उनके गुण एवं दोषों का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यकुशल शासन की बात करें तो लोकतंत्र में सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं और लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। सार्वजनिक शिक्षा सदन की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। इस गुण के कारण ही गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। आगे देखते हैं इसी क्रम में नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। 22 के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को किसी राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो वे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक तक विस्तृत हो जाता है। बात करते हैं देशभक्ति की शिक्षा की तो लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता रहा। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं मानी जाती अपितु उसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व उपनित्व की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। क्रांति की सुरक्षा की यदि हम बात करें तो क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों से होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे कदम है वो विपरीत होते हैं। इससे क्रांतियों की आवश्यकताएं नहीं होती है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना पर कम करती है। उसके बाद में आगे देखते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत है कि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। यानी लोकतंत्र व्यक्ति की समानता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की यदि बात करें तो लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अत्याचारों से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन के अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करती है। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक होती है। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता अपितु इसका विकास कार्य चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है क्योंकि वहां विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता और विज्ञान के विकास में भी बाधा आती है। बात आती है संविधान
वाद में आस्था की, तो लोकतंत्र में संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है और वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता हो। इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निर्गुण शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। बात करते हैं आगे इसी कड़ी के अंतर्गत कि शक्तिशाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। विश्व शांति का समर्थन यदि हम देखें तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि इन शासन प्रणालियों ने समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया और इसका कारण यह है कि ये शासन प्रणालियां सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती है। किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौते द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। लोकतंत्र के दोष यदि देखें तो लोकतंत्र में निम्नलिखित दोष हैं जिन्हें हम उनके विपक्ष में तर्क भी दे सकते हैं। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी अवधारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि, विवेक व संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता के बारे में बात करें तो लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। बात करते हैं शैक्षणिक महत्व का, दावा भ्रमपूर्ण होता है। लोकतंत्र में के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है। यह कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे कदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावनाओं को भड़काते रहते हैं। बात करते हैं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानतापूर्ण भ्रमपूर्ण की और लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है किंतु ये व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं। बात आती है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। उससे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता का व समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। बात करते हैं लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप भी सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रसार करते हैं। किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्र भक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली की यदि हम बात करें तो सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों एवं अडंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय यदि देखें तो लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इस प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीबी देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इससे विकास की गति भी बहुत
धीमी है। उसके बाद में यदि हम बात करें अगली कड़ी में उदासीन मतदान की, तो लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में मतदान पर्याप्त रुचि नहीं रखते। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच मतदान भाग लेते हैं। बात करते हैं संकटकाल की दृष्टि से कमजोर शासन की, तो युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रित होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। बात करते हैं लोकतंत्र के विश्व शांति का समर्थक नहीं है, तो अर्थ इसकी बात करें तो साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवाद राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है। लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की सोटगांठ और यह विश्व की शांति के लिए खतरा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों को यदि हम देखें तो कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियों होने पर उसका पतन हो जाता है। यह बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई और उसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतंत्र शासन का पतन हुआ, क्योंकि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा। विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित परिस्थितियों लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक हो सकती है। शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध तथा या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है, तो सरकार राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है और अधिनायक तंत्र की स्थापना का मार्ग खुल जाता है। अतः लोकतंत्र में शांति व्यवस्था आवश्यक है। लोकतंत्र के अंतर्गत शांति व्यवस्था है वो अति आवश्यक है। उसके बाद में यदि हम बात करें इसी कड़ी के अंतर्गत आगे, तो आपका आता है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही की स्थापना हुई। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहां के लोगों में लोकतंत्र का अंत हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आधुनिक काल में भी लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलताओं का एक बड़ा आर्थिक अव्यवस्था है। अनेक ऐसे राज्य भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे थे। बात करते हैं आर्थिक समानता की स्थापना। तो लोकतंत्र में सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी और अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो। तब ही संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग मौजूद है, तो इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। बात आती है सामाजिक न्याय की स्थापना की। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाएं और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। इस प्रकार जब समाज में वे सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। उसके बाद में शिक्षित व जागरूक जनता की बात करें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना
एवं जागरूक होना परम आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा इसकी प्रक्रियाओं को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकती है। जनमत का निर्माण की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं। बात करते हैं नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र की, तो जब किसी समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की उम्मीद बहुत अधिक होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारियों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं, वे सार्वजनिक समस्याओं व लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णु, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है और जब जनता का नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ होता है तो लोकतंत्र भी सफल होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करें तो तथा स्थानीय स्वशासन की बात करें तो अधिनायक तंत्र का आधार है और सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचि पूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिक की शिक्षा प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रताओं की यदि बात करें तो लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की तथा शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मौलिक स्वतंत्रता का निष्कर्ष है कि नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों एवं कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें वे लोकतंत्र एवं सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। यह स्पष्ट है कि नागरिक मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उनकी व्याख्या को लेकर विवाद एवं भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में नहीं बदल ले, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया। लोकतांत्रिक परंपराओं से आशय आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं से है जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में नहीं होता, पर वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है और जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बने जाती है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे सत्ता का विकेंद्रीकरण अभी हमने पढ़ा तथा स्थानीय स्वशासन की यदि हमने बात की तो इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रताएं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र सीमित और लिखित संविधान तथा लोकतंत्र परंपराओं आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बारे में यदि हम आगे देखें तो जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति जो बन जाती है उसके बाद में स्वतंत्र व शक्तिशाली प्रयोग भी किए जाते हैं। उसके बाद में आता है योग्य तथा निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यदि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले तथा कुत्सित भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं तो वे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। और सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाओं की यदि हम बात करें तो विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए जो एक और कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक है और राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो तथा समाज के श्रमिक वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति लोकतंत्र की सफलता के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों
पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो। महत्वपूर्ण बिंदुओं की यदि बात करें तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ डेमोस प्लस क्रेटिया से बना है। जनता की शक्ति अर्थात जनता का शासन। आधुनिक युग में लोकतंत्र उदारवादी बौद्धिक आंदोलन की देन है। वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्र अत्यंत लोकप्रिय और इसके व्यापक अर्थ को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है। पहला, निर्णय लेने की एक विधि है। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है तथा यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। ये बर्न्स ने कहा था लोकतंत्र के 4 प्रमुख रूप हैं। उसके बाद में व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र जो शुद्ध पूंजीवादी लोकतंत्र होता है। उसके बाद मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र जो पूंजीवादी लोकतंत्र से एकदम विपरीत आर्थिक समतावादी तंत्र होता है। तीसरा, उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विश्वास करता है। उसके बाद में अगला आता है आपका नैतिक लोकतंत्र। इसके प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं देखें तो नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देता है, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करता है, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर बल देता है, अपनी प्रकृति से अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा में विश्वास करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।